हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मिडिल ईस्ट में पिछले तकरीबन 10 दिन के अंदर 2 बहुत बड़े वाक़यात हुए हैं। एक तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने मिडिल ईस्ट का दौरा किया है, जिसमें उनका इज़राइल, वेस्ट बैंक और सऊदी अरब का दौरा था। दूसरी तरफ रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन तेहरान आए थे और वहां पर सीरिया के लिए, सीरिया के पीसफुल सॉल्यूशन के लिए आस्ताना जो सरबरा कॉन्फ्रेंस 7वीं वो हुई तेहरान में, जिसमें रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान और ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, जाहिर है वो उन्होंने मेजबानी की तेहरान में। ये 2 बहुत ही बड़े वाकयात हैं और दोनों तरफ क्या कुछ नतीजे निकले, क्या कुछ हुआ, कौन जीता, कौन हारा, तकरीबन ऐसे असेसमेंट दुनिया में लगाए जा रहे हैं। इस वक्त जो मिडिल ईस्ट की सूरत हाल है वो ये कि जो ताकतें ईरान और ईरान के साथ हैं, उनके साथ रूस खड़ा हुआ है। जो ताकतें इजराइल और सऊदी अरब के साथ हैं, उसमें अमेरिका खड़ा हुआ है। ये डिमार्केशन लाइन एक तरह से साफ होती जा रही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त खास मेहमान हैं जनाब शेख मंजूर साहब, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक लंबे अरसे से इंटरनेशनल अफेयर्स को देखते रहे हैं। शेख मंजूर साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार थैंक वर्ल्ड यू। को आपने वक्त दिया। आप ये बताइए कि ये जो रूस के प्रेसिडेंट आए और उनकी खास तौर पे मुलाकात जो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई से हुई, उसमें बहुत सी डिटेल्स भी आई हैं। अ, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं रजब तैयब एर्दोगान के रोल के बारे में बाद में बात करूंगा। पहले आप ये रूस के प्रेसिडेंट का तेहरान का दौरा ऐसे वक्त में, इसको आप किस तरह से देख रहे देखिए, दुनिया बदल रही है और तेजी से बदल रही है। जो 90s के बाद, सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद जो एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया है, इसको और अमेरिका की डोमिनेंस रही है, उसको अब धीरे धीरे चैलेंज किया जा रहा है। इस सिलसिले में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का जो पहला विजिट है आफ्टर यूक्रेनियन वॉर, वो भी ईरान का, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये तासुर दिया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में भी ये आ रहा है, एक ये नया ब्लॉग बनाने की कोशिश की जा रही है। खासकर उनके साथ जो मुलाकातें हुई, स्पिरिचुअल लीडर का हुआ, प्रेसिडेंट रईसी का हुआ, वो बहुत अहम है। उसमें बहुत अहम फैसले भी लिए गए। एक तरफ छोड़िए, इस वक्त वो बाद में करेंगे कि टर्की का जो इसमें सीरिया के बारे में जो वो कह रहा था, उस पर भी उनको इत्तेफाक नहीं रहा। दूसरी तरफ इस ब्लॉक में बहुत सारे नए, एक चाइना और रशिया में जो पहले जो डिफरेंसेस थे वो खत्म हो गए हैं और कुर्ब बहुत नज़दीकियां आ गई है। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और आप इसमें देखेंगे आइंदा बहुत सारी कंट्रीज इसके साथ जुड़ जाएंगे। इसीलिए इस विजिट की जो है बहुत अहमियत दी जा रही है, खासकर वेस्टर्न मीडिया में भी है। अब दूसरी तरफ आप देखिए कि अमेरिका के प्रेसिडेंट का जो विजिट वेस्ट एशिया का रहा, वो इन अ वे इट वाज नॉट सक्सेसफुल। सक्सेसफुल इस लिहाज से इसने ज्यादा कंट्रोवर्सीज ही खड़ा की। एक तरफ पहली बार अमेरिकन प्रेसिडेंट को क्राउन प्रिंस ने कन्फ्रंट किया इश्यूज पर। उन्होंने कहा, अबू गरीब में जो आपने कैंप में जो वहां पर सेक्सुअल अब्यूज हुआ आपके लिए, उस आपने क्या किया? या अल जजीरा की जो कॉरस्पॉन्डेंट पलस्टाइन में मारी गई, क्या एक्शन आपने लिया इजराइल के खिलाफ? और हमें इसके बारे में कहता। और जो तवक्कात थे, कुछ लोग कहते थे एक डिफेंस पैक्ट हो जाएगा, वह भी नहीं हुआ। न रूस के बारे में जो वो कहते थे ऑयल प्रोडक्ट, आज क्लियरली सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा सवाल ही नहीं है, हम क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, हमें अपना देखना है। और ये भी बात सामने हो गई कि
3-4 कंट्रीज में जो पार्टिसिपेंट थे इसमें, उन्होंने स्ट्रांगली पैलेस्टीनियन इशू भी उठाया और न यूक्रेनियन वार की टोटल कंडेमनेशन की। सिर्फ ये कहा गया कि इस मसले को थ्रू पीसफुल नेगोशिएशन से हल करना चाहिए। ये जो इस सूरत हाल में इनकी ये जो मीटिंग बहुत अहमियत रखती है, ये वहां ही खत्म नहीं होंगे। इसमें आप देखेंगे धीरे धीरे बहुत सारे जो कंट्रीज है जो अभी वॉच कर रहे हैं इंटरनेशनल सिचुएशन, वो भी किसी न किसी तरीके से इनके साथ अलाइन हो जाएंगे। और ये लगता है कि खासकर गल्फ कंट्रीज एक्सेप्ट एक या दो, वो भी अमेरिका से जो उनको पहले कुर्बत थी, नजदीकियां थी, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। हालांकि प्रेसिडेंट बाइडेन ने कहा वी आर नॉट गोइंग अवे फ्रॉम द रीजन, लेकिन ये भी साथ साथ लग रहा है कि ये ममालिक जो है वो ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, वो चाइना और रशिया की तरफ देखते हैं। जो पहले टोटली डिपेंडेंस इनकी थी वेस्टर्न दुनिया पर, वो खत्म हो रही है, वो नए दूसरे एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं अपने लिए। इसलिए प्रेसिडेंट बाइडेन का ये प्रेसिडेंट पुतिन का ये जो विजिट है अहमियत का हामिल है। और आप देखेंगे कि ये अमेरिका के लिए नया ये जो जो पहले उसका कोई मुकाबला नहीं था पिछले 30-32 साल के, जिसकी वजह से उन्होंने, चाहे वो अफगानिस्तान है, इराक है, लीबिया है, या इनडायरेक्टली सीरिया में जो उसने ट्रबल क्रिएट किया, जो तबाही की उन्होंने, टॉपल्स गवर्नमेंट किए, उसके खिलाफ ये नया फ्रंट बन रहा है और उसमें बहुत सारे ममालिक ज्वाइन भी करेंगे। अच्छा, पुतिन के दौरे को थोड़ा सा एक तरफ रख के, चूंकि आपने एक एमबीएस के बारे में बताया कि वो कन्फ्रंट किया, ये भी मीडिया रिपोर्ट्स आई कि वो एयरपोर्ट पर रिसीव करने खुद नहीं गए जो बाइडेन को। और जो बात समझने की है वो ये कि इससे पहले जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही थी, जो एनालिसिस आ रही थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि जो बाइडेन के सऊदी अरब दौरे से मोहम्मद बिन सलमान को लेजिटिमेसी मिलेगी, उसके लिए यह बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब ऐसी क्या चीज हो गई अगर एमबीएस को जो बाइडेन की जरूरत थी अपने आप को मजबूत कराने के लिए, इस बीच में ऐसे कौन से वाकयात हो गए कि एमबीएस ने ये वाला रुख इख्तियार किया, एग्रेसिव? ना वो रिसीव करने के लिए गए और ना ही ऑयल प्रोडक्शन पर वादा किया, और अबू अकले का मामला भी उठाया। ये सारी चीजें हुई, आखिर कौन से ऐसे वाकयात हुए जिसकी वजह से ये बोल्ड हो गए अपनी जगह? देखिए, एक बात है, जब कोई विजिट होता है, इसमें जो दो कंट्रीज के जो ऑफिशियल्स होते हैं वो पहले ही डिसाइड कर रहे हैं कौन कहाँ पर इसको रिसीव करेगा। इसीलिए गवर्नर ने, जिद्दा का जो है गवर्नर है, उसी ने उसको रिसीव किया। ये तो पहले तय होता है, लेकिन नहीं, बात लेकिन वहां से मैं आपको बताऊं, उसी दिन जीसीसी मुल्कों के डेलीगेशंस वहां पहुंचे। उस हर डेलीगेशन को मोहम्मद बिन सलमान ने ही रिसीव किया और जो बाइडेन को नहीं किया। क्योंकि वो इनके पास एक अंडरस्टैंडिंग होगी इसके बारे में, क्लियरली ये होता है कि दो कंट्रीज के बारे में कौन रिसीव करेगा, कहां पर मिलेंगे, वो सारा कुछ वो चाक आउट करते हैं, खासकर जब बड़ी कंट्री अमेरिका जैसी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जिस तरीके तरीके शायद इनको भी ये हवा मिली थी, एमबीएस को भी ये पता था कि ये जमाल खशोगी का मसला उठाएगा, और जिस तरीके से उसने उठाया, उसको ये कहते हैं कि पॉइंट आउट किया कि सीआईए ने आपके बारे में ये कहा। इसके काउंटर में पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट को उसने कहा कि आप देखिए कि आप लोगों ने अबू गरीब जेल में क्या किया, आपने दूसरी जगहों पर क्या किया, आपके ह्यूमन राइट्स वायलेशन रही है, जो शायद उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। और ये भी अगर आप देखेंगे जो मीटिंग वहां पर हुई, गल्फ कंट्रीज और 3 अदर कंट्रीज इसमें थी, इराक था, जॉर्डन था, वहां पर भी आप अगर देखेंगे जो उनके दरमियान जो थे ना ऑप्टिक्स जिसे कहते हैं, वो सही नहीं थे। उनमें लग रहा था दूरियां है कहीं। इसीलिए
बाद में कई बार उसको वजाहत भी देनी पड़ेगी बाइडेन को कि मैंने ये कहा, जिस पर उन्होंने काउंटर किया है। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा, जिस मकसद के लिए वो गया था वहां पर कि यूक्रेन वार की वजह से जो फ्यूल प्राइस बहुत हाई हो गए हैं, वो चाहता था कि जीसीसी कंट्रीज, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जो है उसमें प्रोडक्शन बढ़ाए, उसमें भी कोई ये। और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियरली कहा कि हम किसी इस डिफेंस पैक्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे जिसमें इजराइल शामिल हो। ये एक किस्म का दिखा रहा है कहीं न कहीं अब उनको लग रहा है कि हमें दूसरे ऑप्शंस भी ओपन रखने चाहिए। वो सीधे आप देखिए कि इस विजिट के फौरन बाद पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट ने न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि कुवैत, इराक और दूसरे कंट्रीज को यानी कि शुक्रिया किया कि उन्होंने एग्रेसिवली पैलेस्टीनियन इशू उठाया। ये चूंकि ये मौके की नज़ाकत है, ये उनको एक किस्म से शायद ये मैसेज देनी थी अमेरिका को, जिस तरीके से वो अब तक हेजेमनी उसकी रही है रीजन में, अब वो ऐसा नहीं कर सकता। अब उसको यह हमारे भी सुनना पड़ेगा। हालांकि अभी भी मुझे लगता है पैलेस्टीनियन काज उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी बात, वो भी एक डिफरेंट अप्रोच अडॉप्ट करना चाहते हैं। वो नहीं रखना चाह रहे टोटल उनकी जो डिपेंडेंस थी पहले वेस्ट के साथ, वो इसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ये है। दूसरी तरफ ये भी है कि जो यूक्रेन का हमला है, रशिया उससे एम्बोल्डन हो गया। उसको ये कॉन्फिडेंस आई है कि वो कॉन्फ्रंट कर सकता है, और उसका इतना नुकसान नहीं हुआ है जितना वेस्टर्न कंट्रीज को इस वार से हुआ। एक तो वेस्टर्न कंट्रीज को मेनली हुआ और सारी दुनिया को हुआ। सारी दुनिया की एक माशी हालत इससे बिगड़ गई है। मैं उस पे आऊंगा शेख साहब, चूंकि आपने यूक्रेन वार तक की बात पहुंचाई। वो अभी जो मुलाकात हुई है व्लादिमीर पुतिन और आयतुल्लाह खामेनाई की, उसमें एक तो आयतुल्लाह खामेनाई ने यूक्रेन वॉर को एक तरह से जस्टिफाई किया और ये कहा कि अगर आप नहीं शुरू करते तो वो क्रीमिया के बहाने, किसी भी बहाने वो जंग शुरू जरूर करते, और नेटो जो है वो उसको फैलाने की कोशिश है। और वो उसके बारे में भी एक तरह से आइडेंटिकल व्यूज उन्होंने रूस के साथ जाहिर की। एक बात और उन्होंने नगोर्नो काराबाख के बारे में भी कहा, जब तुर्की के प्रेसिडेंट से मिले, और उन्होंने कहा कि अजरबैजान में ये वापसी हुई, ये अच्छा हुआ। तो एक तरह से ईरान इंटरनेशनल अफेयर्स में, उस पूरे खित्ते के मामलात में और रूस के साथ इतना बिल्कुल नजदीकियां महसूस हो रही हैं। उसमें आप उसके साथ अगर जोड़ करके देखें, जो बाइडेन ने ये कहा कि हम यहां से नहीं जाएंगे, ऐसा ना हो कि वो ईरान, चीन और रूस वो यहां आ जाए। ऐसी सिचुएशन में आप आगे क्या कुछ देख रहे हैं? देखिए, पहले हमें ये देखना है, अगर अब बहुत सारा क्रिटिसिज्म वेस्ट में ये भी हो रहा था कि वेस्ट ने ही यूक्रेन को इस वार में धकेल दिया, क्योंकि सबसे बड़ा क्रिटिकल इशू उस वक्त बन गया है नेटो मेंबरशिप। अगर वो फॉर टाइम बीइंग इसको डिले करते, हो सकता था वार भी अवॉइडेबल होता। लेकिन यही वार इसकी वजह से ना अभी तक वो जो कहते हैं ना सनम मिला ना विसाले यार, अभी तक ना उसको वो मेंबरशिप मिली, यहाँ तक कि तबाही और बर्बादी उस मुल्क की हुई। और इन कंट्रीज ने सिर्फ इसको मिलिट्री सपोर्ट दिया, आर्म्स एम्युनिशन दिया, बाकी हर जगह उसकी तबाही, वहाँ के लोगों की डिस्प्लेसमेंट रही है। तकरीबन 9 to 10 मिलियन पीपल दूसरे कंट्रीज में है। फायदा क्या हुआ? दूसरी बात, इस वार से एक चीज क्लियर हुआ कि रशिया, आप देखिए जो आपने कहा अजरबैजान के नकारोबा और वो जो है, वहां पर भी रशिया ने ही रोल अदा किया सीज फायर के लिए। और जो उसमें उस टेरिटरी में वो 6-7
जो उसमें जो छोटे छोटे प्रोविंस यूनिट्स जैसे हों, उसमें तकरीबन 25% का जो इलाका है अजरबैजान ने रिकवर किया। उसके बाद आर्मीनिया में बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट हुए, लेकिन उन्होंने रशिया ने जो एनफोर्स वहाँ पर 5 साल तक उन्होंने कहा कि हमारी प्रेजेंस रहेगी, हम यहाँ पर फर्दर एस्केलेट टेंशन, वो मसाइल में इंटरवीन भी करता है और किसी हद तक सॉल्यूशन की तरफ भी ले रहा है। यही मामला आपने सीरिया में देखा कि जब वो आया और फर्मली आया, जिसके साथ भी डट के रहा, डट के रहा। और अभी भी जो कल की मीटिंग में उन्होंने क्लियरली मैसेज दी अर्दोगान को कि आप नहीं कर सकते हैं, नॉर्दर्न जो सीरियन एरियाज है उस पर आप नहीं कर सकते हैं कोई टारगेट या मिसाइल अटैक या कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें वो फर्म है। ये एक तो चीज जो ये फर्मनेस। मैं उसी पर आने वाला था कि रजब तैयब एर्दोगान 2011 बल्कि उससे भी पहले मुझे एक सीरियन जर्नलिस्ट ने इस हद तक बताया कि सीरिया में तुर्की में स्कूल के बच्चों में को बाकायदा ये पढ़ाया जाता है कि नॉर्दर्न इराक और सीरिया के ये सारे हिस्से हमारे हैं, जब कभी होगा हम वापस लेंगे, तकरीबन उसी तरह से जैसे सद्दाम हुसैन ने कुवैत के बारे में कहा था। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो तकरीबन 3-4 हफ्ते पहले जो अर्दगान ने ऐलान किया था कि हम नॉर्दर्न सीरिया में हमला करने वाले हैं, और इसके और 2011 के बीच में भी दाइश के टेररिस्ट इस्तांबुल एयरपोर्ट पर उतर के वन वे टिकट लेकर के जमीनी रास्ते से सीरिया में भी पहुंचे, इराक में भी पहुंचे। अब क्या कोई सेकंड थॉट वाली कोई पोजीशन है या टैक्टिकल मूव है रजब देखिए, तैयब एर्दोगान का? पहले मुझे अर्दोगान के बारे में ये था कि बड़ा एक स्टेट्समैन है, लेकिन पिछले 1-2 सालों से मुझे लग रहा है या तो वो डेलिबरेटली एक ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड गेम खेल रहा है। एक तरफ वो वेस्ट को भी टोटली अनॉय नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ इनके साथ भी रहा है। अगर आप देखेंगे ये हकीकत है कि सीरिया में सबसे पहले तुर्की की तरफ से ही इन्फिल्ट्रेशन हुई, हमला हुआ, उसके जो इलाकों में तबाही, और बाद में ये सपोर्ट भी करता रहा बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स, आर्म्ड ग्रुप्स को, जिससे वहां पर तबाही और बर्बादी। अभी भी ये रिकंसाइल करने को तैयार नहीं है। दूसरी बात, जैसे आपने कहा ये जो है कुर्द एरियाज, ये इस पर अपना क्लेम करता है। कभी जब उसको वेस्ट की, अभी देखिए अभी दूसरी बार उन्होंने नाटो में जब फिर मसला आया इन 2 कंट्रीज का, उन्होंने फिर रेजिस्टेंस दिखाई, उसने कहा नहीं मैं नहीं करूंगा। ये शायद बारगेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। उनकी क़यादत में जो मिलिट्री बगावत उनके खिलाफ पहले 1 साल वो लग रहा था फर्मली, लेकिन अब उसकी मईशत भी खराब हो रही है, वो क्लैरिटी नहीं। पहले एक स्टेप लिया गल्फ कंट्रीज के खिलाफ, फिर उन्हीं के साथ रेस्टोर ताल्लुकात किए, अब उनके साथ हर दिन जाता है, आता है, जाता है उनके साथ भी। ये इसमें या और चूंकि उनके जरिए उससे शायद फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रही है, जिससे स्टेबलाइज लेरा क्या होने का इम्कान है, लेकिन एक तरफ वो वेस्ट के लिए भी विंडो खुला रखता है। अब इस बातचीत में ये भी रहा था कि यूक्रेनियन वीट जो है इसको कैसे फैसिलिटेट करे ताकि ये इंटरनेशनल मार्केट में, मुझे नहीं लगता है इस मीटिंग में भी कोई ऐसा उसके बारे में कोई वर्कआउट हुआ पूरी तरह। ये भी है कि कल जब वो मिलने गया था वो देरी से आया उनको मिलने के लिए, 1 मिनट बाद में आया, उसको वेट करना पड़ा। या कभी कभी ये ऐसे एक मैसेज भी दी जाती है, डिप्लोमेटिकली एक मैसेज भी हो सकता है या किसी और वजह से भी होता है, लेकिन ये इसका मतलब नहीं है वो दोनों ऑप्शंस अपने लिए टर्की ओपन रखता है, ये मेरा फर्म बिलीफ है। मैं देखता हूँ जो उसके जो एक्शंस है उसमें कभी वो ईस्ट वेस्ट की तरफ जाता है, कभी रशिया की तरफ। रशिया के साथ उसको जो
जरूरी रहना है कुछ रिलेशंस। एक तो जो अजरबैजान का जो है उसमें टर्की ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। दूसरा जो वहां पर जो रीजन में देखिए, रशिया टर्की के लिए रशिया के साथ ताल्लुकात ठीक रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बहुत सारे इंटरेस्ट मिलते भी हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी कोशिश इसकी रहती है कि वो वेस्ट को टोटली अनाय न करे, क्योंकि इसको वेस्ट ने ये एश्योरेंसेस दिए हैं कि अगर वो यूक्रेन का जो वीट है या उनके जो है इस सिलसिले में कोई वो ब्रेक थ्रू अचीव कर सकता तो उसको वो शायद कुछ कंसेशन देने वाले हैं। ये इसकी एक अटेम्प्ट है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह इसमें कामयाब नहीं हुआ। अच्छा, हमने इन पॉलिटिशियंस को देखा जो दोनों साइडों पर चल रहे हैं, वो फाइनली वो भी वहां भी डाउटफुल रहता है, इस साइड भी डाउटफुल रहता है। एक इंडिपेंडेंटली वो कुछ नहीं कर सकता। कब इसीलिए ये देखना है कि आइंदा कुछ महीनों के दौरान उर्दुगान का क्या अप्रोच रहेगा इस मसले पर, तभी क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन ये साफ हो गया कि सीरिया के बारे में जो वो चाहता था वहां कुछ वो नॉर्दर्न एरियाज में कुछ अटैक करे, या उसको अप्रूवल नहीं मिला, ना ईरान का मिला ना रशिया का मिला। और वो लगता है इस मामले में बड़ा कॉशियसली अब वो उनका अप्रोच रहेगा, वो कोई हेस्टी डिसीजन नहीं लेगा ऑन इट्स ओन। अच्छा, एक एक सवाल अक्सर जहन में उठता है रूस के बारे में। रूस ऐसा मुल्क जो ईरान और सीरिया के साथ खड़ा हुआ है। रूस वो मुल्क जो एक तरह से अमेरिका और इजराइल के अलायंस के खिलाफ खड़ा हुआ है। क्या रूस वाकई इजराइल के खिलाफ उस हद तक है जैसे ईरान उसको एक तरह से नासूर की तरह से कहता है, इलीगल एंटिटी कहता है? रूस का इजराइल के बारे में क्या कुछ है? क्योंकि अभी यूक्रेन जंग के दौरान कुछ चीजें सामने आई थी और शुरू-शुरू में इजराइल ने मीडिएट करने की बात की थी, लेकिन बाद में ऐसा क्लियर हो गया कि इजराइल वेस्ट के साथ ही है, अमेरिका के साथ ही है। अभी क्या कुछ है रूस का इजराइल के सिलसिले में देखिए, सोच? ये बहुत अहम सवाल है। जैसा ईरान का अप्रोच इजराइल के बारे में है वैसा नहीं है रूस का। एक तो रूस में बहुत सारे ज्यूज भी रहते थे जो माइग्रेट भी हुए, हालांकि उनके साथ प्रॉब्लम भी ये रहे कि उनको वहां पर सेटलमेंट ठीक तरीके से नहीं हुई है। रशिया ने पहले ही इजराइल को तस्लीम भी किया है लॉन्ग बैक, इवन चाइना ने किया है लॉन्ग बैक। उनका सिर्फ ये मसला है कि वो जो एक तो उन्हें ये पता है कि अगर प्रेफरेंस इजराइल के पास होगी वो तो अमेरिका के पास डेफिनेटली जाएगा, वो उन्हीं की गोद में उन्हीं का बच्चा है, उन्हीं के रहम करम पर जीता है, वो इनके साथ नहीं जाएगा। और किसी हद तक जो उनकी ये पॉलिसी रही है कि फ़लस्तीनियंस को उनको हक मिलना चाहिए, इस पर उन्होंने कई बार यूनाइटेड नेशंस में जो रेजोल्यूशंस आए चीन के साथ या दूसरे कंट्रीज के साथ एक स्टैंड लिया है बियॉन्ड। लेकिन ताल्लुकात भी रखे, ताल्लुकात बहुत सारे कंट्रीज रखते हैं, लेकिन ये जो है उनको पता है वो इजराइल इज मोर अलाइन्ड टुवर्ड्स वेस्ट, नॉट टुवर्ड्स नॉट विद रशिया, ये उनको ये पता है। और रिलेशन तभी इसी लेवल पर है जहां ना वो आगे फर्दर बढ़ेंगे और ना इजराइल ये अफोर्ड कर सकता है कि वो अमेरिका और इसके जो अलाइज के खिलाफ फर्दर यानी कि उनको एनाय कर सके किसी तरीके से। इनकी एक लक्ष्मण रेखा खिंच गई है, वो पहले से ही है। हाँ, ताल्लुकात रखेंगे, वो नॉर्मल रहेंगे, इतना वो इसमें बढ़ावा नहीं होगा खास। लेकिन इसमें एक और चीज है, जो वेस्टर्न एलाइज है, यूरोपियन एलाइज है, वो किसी हद तक इजराइल की पॉलिसीज के पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहे। वो बार बार ओकेजन पर, कई ओकेजन पर उन्होंने सेटलमेंट जो होती है, इलीगल सेटलमेंट्स होती है, उस पर भी रिजर्वेशन के ह्यूमन राइट्स इश्यूज पर कर रहे हैं।
लेकिन अमेरिका, जैसे अभी जो बाइडेन का विजिट है, उसने पैलेस्टाइन, उसने एक चीज कहा, लेकिन 2 स्टेट फार्मूला कहा, लेकिन इस इस फार्मूला को इम्प्लीमेंट करने के लिए उसने कहा ये अभी मौका ही नहीं है। इसका मतलब है वो इसको ऐसे ही वो जो लफाजियत के तौर पर इस्तेमाल किया, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं बस। और इससे क्या मौका मिलता है कि इजराइल को जो उसके अपने जो प्लान्स है, डिजाइन्स है, अब वो वेस्ट बैंक की तरफ एनक्रोचमेंट कर रहा है धीरे धीरे, उसको वो क्लैंडस्टाइनली, स्लोली उस पर इम्प्लीमेंट कर रहा है। और दूसरे जो कंट्रीज है इसके अलाइज, वो आंखें मूंद लेते हैं। ये एक डेंजरस स्टेप है। करते भी नहीं है, सिर्फ उनको, जैसे हमने पहले भी कहा, वो उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, वही किया। और ये कहा, हालांकि उसकी तरफ से एक और बयान आया था जिसमें क्रिटिसिज्म हुआ। उसने कहा मेरे जो एंसेस्टर्स थे वो आयरिश थे। ये मसला जो आयरिश टाइप का है, जिसमें इजराइल में इसके खिलाफ कंडेमनेशन भी हुई। लेकिन उनको पता है, चाहे अमेरिका में डेमोक्रेट्स है या रिपब्लिकन्स है या इसी तरह इजराइल में किसी भी पार्टी की हो, कि पॉलिसी सेम है, 20-19 की फर्क है, ऑप्टिक्स की फर्क है। कोई एग्रेसिवली इसको परस्यू करता है, कोई स्लोली या बिहाइंड द डोर इसको चलाता है। इसलिए रशिया का बस एक लिमिटेड रोल ही रहता है इजराइल के बारे में, क्योंकि इजराइल अफोर्ड नहीं कर सकता है अपने वेस्टर्न अलाइज को टोटली छोड़ने के लिए। अगर आप देखेंगे, इसमें अभी जो नई जो बन गया है, जो जिसमें यूएई है, इजराइल है, अमेरिका है, या वो डिफेंस, वो उनके साथ बना। रशिया के साथ इसका कोई डिफेंस पैक्ट नहीं है, या कोई इसकी सिक्योरिटी के लिए नहीं। जो शील्ड है उसको डिफेंस शील्ड दिया है सारे को, ये उसको मिसाइल अटैक से बचाने के लिए वो अमेरिका ने सारा कुछ प्रोवाइड किया उसको। तो इसलिए वो बस इतनी इस हद तक ही रहेंगे, नॉर्मलाइज के, जहां विजिट हो, कुछ हो, थोड़ा बहुत ट्रेड चले, या आप एक दूसरे से मिलेंगे, बियॉन्ड दैट ये नहीं बढ़ेगा। अच्छा, अब आखिरी एक सवाल, ये मिडिल ईस्ट में दोनों ताकतों का, दोनों बड़े लीडर्स का आना, और इसमें जो कुछ भी दोनों ने परफॉर्म किया या जिस तरह से बातें हुई, उसका भारत पे क्या असर हो सकता है? भारत किस तरफ जाएगा? क्योंकि अभी बीच-बीच में अलग-अलग किस्म की कुछ चीजें आ जाती हैं। अभी आपको क्या लगता है, भारत का झुकाव किस तरफ बढ़ेगा? क्या कुछ होगा? क्योंकि इससे एक तरह से ताकत का बैलेंस भी नजर आ रहा है कि किस तरफ क्या होने वाला है। देखिए, हमने एक चीज क्लियरली देखा, पहले जो थी, पहले कोल्ड वॉर के दौरान ग्रुप्स थे, आइडियोलॉजिकल ग्रुप्स थे। एक तरफ वेस्टर्न ग्रुप था, दूसरी तरफ एक कम्युनिस्ट ग्रुप था, या उसके साथ जो इनकलिनेशन छोटी कंट्रीज को जो भी थे इनके। आजकल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी चल रही है, उसका डोमिनेंस है। और ये भी हमें मानना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि इंडिया, हालांकि यहाँ भी अब क्राइसिस कुछ हुई है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो रही है, लेकिन अभी भी ये 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है। और जो कोशिश की जा रही है इसको, आइंदा जो कोशिश की रहा है वो तो है, लेकिन इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। इंडिया ने एक जो लाइन जो की है, जो अमेरिका भी एक्सेप्ट करने लगा। हाल ही में अमेरिकन यूएस कांग्रेस ने वेवर दिया है इंडिया को, जो उनको जो मिसाइल लेने हैं उस पर वेवर दिया है। या उन्होंने जो कहा कि हम वहां से रशिया से ऑयल लेंगे या गुंदुम लेंगे या कुछ और लेंगे, इस पर भी अमेरिका ने कोई बड़ा, यानी कि उनके खिलाफ कुछ कर ही नहीं सका, क्योंकि अमेरिका के जो वो चाहता है, चीन का जो असर रसूख है एशिया में और अफ्रीका में जो बढ़ रहा है, इसको वो किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश कर रहा है। चूंकि इंडिया और चाइना के दरमियान अपने बॉर्डर इश्यूज है, इसलिए वहां पर वो एडजस्ट हो रहे हैं उसके साथ। वो जो कार्ड बन गया है, या उसके बाद जो है साउथ चाइना में जो चाइना की सॉवरेनिटी जो उसको वो डिक्लेयर करना चाहता है, उस पर वो कहीं ना कहीं रोक लगाना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम आप देखिए
कि इंडिया रशिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात रख रहा है। इवन चाइना जिसके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके साथ भी ट्रेड बराबर चल रहा है, ट्रेड में कोई कमी नहीं आई है। बायलैटरल ट्रेड अराउंड $100 मिलियन एनुअली। उसके अलावा मीटिंगें भी हो रही है, अभी वो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के साथ भी मिल गए, या ब्रिक्स का अभी जो हुआ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, वहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी और वो जिनपिंग भी थे, वो चालू है। और इंडिया को भी ये एहसास है जो चाइना के साथ मसाइल है वो उनको खुद निपटने चाहिए। वो नहीं चाहते हैं इसमें कोई दूसरा मुल्क करे, ताकि इसमें जो है ज्यादा पीछेदगियां हो जाएगी, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। इसलिए वो रखते हैं, दे आर फ्रेंडली, चूंकि रशिया के साथ उनको देराना ताल्लुकात पर 71 में एक ट्रीटी भी हुई थी जिसमें रशिया ने ये कहा था अगर इंडिया पर किसी किस्म का हमला तो वो इनके साथ रहेगा। और रशिया मेजर सप्लायर ऑफ आर्म्स एमिशन टू इंडिया अभी भी है, अभी भी बहुत हद तक है। इसलिए ये चूंकि एक बड़ा पावर बन गया है, इकोनॉमिक पावर बन गया है, इसलिए ये इस वक्त अपनी इक्वी डिस्टेंस मेंटेन करने में अभी तक कामयाब रहा है। और हमेशा आप देखिए कभी कभी छोटी कंट्री भी जो है इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल होती है, जापान, साउथ कोरिया, वो भी किसी न किसी तरीके से उनमें ये असर्ट करते हैं, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में ये चीज़ें चल रही है। और एक क्लियरली उन्होंने जब अमेरिका ने इंडिया को कहा कि वो ऐसा मत करे इनके साथ, जो इवन वोट पर जब यूएन में वोट हुआ तो जब ये एब्सटेन किया उन्होंने नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं है हमारा ये नहीं, हमारी अपनी एक पॉलिसी है, वी विल नॉट टो यूर लाइन ऑन दिस इशू। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने खास तौर पर पुतिन के तेहरान विजिट के बारे में आपने बताया, उसकी क्या अहमियत है। जो बाइडेन का दौरा नाकाम हुआ उसमें आपने ये भी बताया कि मोहम्मद बिन सलमान ने एक तरह से कन्फ्रंट किया। ये पहला मौका था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट को इस तरह के ऑकवर्ड सिचुएशन से गुजरना पड़ा। उसमें फिर आपने ये भी बताया कि रूस के लिए इजराइल कैसा है, रूस के इजराइल से कैसे ताल्लुकात हैं, इसके बावजूद कि उसके ईरान और सीरिया से अच्छे ताल्लुकात हैं, बाकायदा मदद कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसका एक अपना स्टैंड है जिसमें इजराइल को वो रिकॉग्नाइज करता है, उसके साथ डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हैं। और आपने ये भी बताया कि भारत चूंकि इस वक्त दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, इसलिए ये अपना इक्वी डिस्टेंस दोनों पावर से, रूस और अमेरिका दोनों से बराबर की दूरी, बराबर के ताल्लुकात रखने की हालत में है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मंजूर साहब, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।